इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल के नए सम्स में आज हम लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वाला इंड एस में जो 2 सम इन्होंने ऐड किया है उसको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन कहता है कि एच लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh in 2021. It first became available for use on 1st April 2022. 1 अप्रैल 2022 से असेट रेडी टू बी पुट टू यूज हुआ, तो वहीं से डिप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। ऑन 29th of April 2026, अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद, H Limited discovered that the warehouse was damaged. During early May 2026, an investigation revealed that damage was due to a structural fault. डैमेज नया नहीं हुआ है, एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस, यानी डैमेज पहले से एग्जिस्ट करता था, स्ट्रक्चरल फॉल्ट पहले से एग्जिस्ट करता था, डैमेज होने का कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था, अभी तो सिर्फ पता चला है। तो अगर कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करे और बाद में आपको पता चले, एडजस्टिंग इवेंट कहलाता है। The fault became apparent when the warehouse building leaked severely after heavy rainfall in the week ended on 27th of April 2026. तो जहां तक वेयरहाउस का सवाल है, उसके जो डैमेज का क्वेश्चन है वो एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे। द डिस्कवरी of the fault is an indication of impairment. Fantastic. So H Limited was required to estimate the recoverable amount of its warehouse as on 31st March 26. Fantastic. The estimate was ₹6 lakh. Furthermore, H Limited reassessed the useful life of its warehouse at 20 years from the date that it was ready for use. 20 साल का वर्किंग लाइफ का बात वो लोग कर रहे हैं। Before discovering the fault, H Limited depreciated the warehouse using straight line method to a nil residual value over its estimated life of 30 years. मतलब in the year 2025-26 उन्होंने रीएस्टिमेट किया डिप्रिसिएशन को 20 साल का, पहले उनका 30 साल का वर्किंग लाइफ होता था। आगे क्वेश्चन कहता है कि सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द क्रैक ऑफ द वेयर हाउस कॉज डैमेज टू इन्वेंट्री वर्थ ₹1 lakh एंड बिकेम अनसेलेबल। द इंटायर डैमेज्ड इन्वेंट्री वॉज इन हैंड ऑन 31st March 2026. H Limited हैज नॉट इंश्योर्ड इट अगेंस्ट एनी लॉसेस। अब ये इन्वेंट्री का जो लॉस हुआ उसको आप एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्वेंट्री के लॉस का कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन वेयरहाउस का लॉस का कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था। आगे, इट अकाउंट्स फॉर ऑल इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर कॉस्ट मॉडल। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा जरूर। H Limited's annual financial statement for the year ended 31 March 2026 was approved for the issue by Board of Directors on 28th May 2026. 28th May को हम लोग इशू कर रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। उसके पहले हम लोगों को सब कुछ पता चल गया था, तो हम लोग एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की कहानी कर पाएंगे, बिकॉज आपको याद होगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को, वो इवेंट को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन अप्रूवल के पहले हो जाता है। तो यहां सब कुछ अप्रैल महीना में हो गया था। तो प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ H Limited फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026. डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स and will your answer be different if there was no structural fault? Answer is yes, my answer will be different. In the warehouse, and the damage to the warehouse has been caused by an event occurred after 31st March 2026. The big answer is yes, मेरा आंसर बदलेगा। अब ये 3 क्वेश्चन है, मैं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूं। बिफोर दैट लेट मी डिस्कस द वर्किंग नोट। अब आप यहां पे देखो, पहला डिप्रिसिएशन का स्टोरी और इंपेयरमेंट का स्टोरी। पहले एकदम क्लियर समझ लो कि वेयर हाउस का लॉस जो है वो एडजस्टिंग इवेंट है। मैं पहले वेयर हाउस के बारे में बात कर रहा हूं।
इनिशियली वेयरहाउस 10 लाख रुपया का था। इनिशियली मतलब क्या, 10 लाख में हम वेयरहाउस परचेज या बनाए थे, 30 साल का वर्किंग लाइफ था, एनुअल डेप्रीसिएशन 33,333 था। क्लियर है? ये मेरे लिए ये एसेट रेडी हुआ 1/4/22 को। 22-23, 23-24, 24-25 गुजर चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 10 लाख बाई 30 करके 33,333 का डिप्रीसिएशन हम पिछले 3 साल में दे चुके हैं। क्लियर है? अगर हम इतना डिप्रीसिएशन दे चुके तो अब मेरा 33,333 करके 3 साल का WDV अगर निकालेंगे माइनस करके तो WDV विल बिकम 9 लाख रुपीस। ये रहा। अब जो मेरा 4th ईयर का डिप्रीसिएशन होगा, क्योंकि मैंने ईयर एंड में लाइफ को रीएस्टिमेट कर लिया है, तो मेरा जो आगे का डिप्रीसिएशन होगा वो रिवाइज्ड वर्किंग लाइफ के ऊपर होगा। इंड AS 16 का बोलना है कि जब भी वर्किंग लाइफ रिवाइज होता है वो चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, पॉलिसी चेंज नहीं होता, इसलिए उसका प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट डालना पड़ता है। अब उन्होंने बोला 30 साल की जगह मैं 20 साल का लाइफ लेऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एस्टीमेट बदल सकते हो। 20 साल में प्लीज समझो कि 3 साल गुजर चुका है, अभी 17 साल ही बाकी बचा है। तो इंड AS 16 बोलता है कि रिमेनिंग WDV 9 लाख will be depreciated over remaining working life, that is 17। तो अगर 9 लाख को 17 से डिवाइड करोगे तो योर डेप्रीसिएशन विल बी 52,941। क्लियर? अब अगर हम एक बार ये अज्यूम करें कि भाई उन्होंने करेंट ईयर का 33,333 का डेप्रीसिएशन पुराने लाइफ के हिसाब से डाल दिया होगा, तो ये एडिशनल डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये तो इवेंट के बाद मतलब ईयर एंड के बाद पता चला, तो ये एडिशनल डेप्रीसिएशन हमें और चार्ज करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये 33,333 का डेप्रीसिएशन अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमको 52,941 का डेप्रीसिएशन P&L में डालना पड़ेगा। तो न्यू डेप्रीसिएशन विल बी 52,941 and assuming that 33,333 has already been charged because year end खत्म हो गया है, अगले साल के में सब स्टोरी हुई है, तो अपन ये बोलेंगे कि भाई 19,608 रुपया जो डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन है उसको मैं इस साल के एडिशनल डेप्रीसिएशन बोल करके P&L में डालूंगा। वर्किंग का नाम भी देखो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन है। अब आइए ऊपर की जर्नल एंट्री में चलते हैं। बोर्ड पे देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और उन्होंने 19,608 ही लिखा है और ये बोल करके लिखा बीइंग एडिशनल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। दैट मींस वो लोग मान रहा है कि 33,333 4th ईयर का डेप्रीसिएशन वो लोग ऑलरेडी डाल चुका है, हम लोगों को खाली 19,608 डालना है, बिकॉज ये अलाउड है, डेप्रीसिएशन की पॉलिसी को मैं चेंज कर सकता हूं, और इंपेयरमेंट का जब इंडिकेशन आता है तब तो और चेंज करना अलाउड रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब आइए इंपेयरमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा जो WDV ऑफ द असेट है उसको इंपेयर भी करना है, और उन्होंने रिकवरेबल बोला जो वेयरहाउस का स्ट्रक्चरल फॉल्ट है ये इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है। तो अब अगर आप इंपेयरमेंट करोगे तो आपका जो 9 लाख का असेट 3 साल के बाद था, बिगिनिंग में 10 लाख था, 3 साल के बाद 9 लाख था, 9 लाख में आप 52,941 का असेट डेप्रीशिएट कर चुके हो, तो अब आपका WDV आया 847,059। इसको उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट इसका निकाला तो 6 लाख रुपीज आया। तो ये इंपेयरमेंट आप जानते हो, कैरिंग अमाउंट अगर ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट होता है तो इंड AS 36 ये कहता है कि अपने को इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग करना चाहिए। एंड इंपेयरमेंट लॉस इज 247,059 एंड परफेक्टली बीइंग एन एडजस्टिंग इवेंट मुझे ये दोनों अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आइए आंसर में चलते हैं। कैलकुलेशन हो गया, पहला एंट्री डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, दूसरा एंट्री इंपेयरमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट। आप इसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में भी डाल सकते हो, बट इट इज बेटर कि प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट नाम देना। तो ये 2 जर्नल एंट्री का डिस्कशन। अब उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग एंट्री तो 2 ही है,
अब उन्होंने बोला कि डिस्क्लोजर का क्या क्या करना है और मुझे इन्वेंट्री का क्या करना है। क्योंकि इन्वेंट्री का लॉस मैं पिछले साल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो मुझे उसका अकाउंटिंग एंट्री करने का जरूरत नहीं। बीइंग ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जो भी डिस्क्लोजर बनता है वो मैं कर दूंगा। एडजस्टिंग इवेंट का तो अकाउंटिंग होता है, जो मैंने कर दिया। अब आइए नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर करेंगे। पहला, द डैमेज टू द वेयरहाउस इज एन एडजस्टिंग इवेंट since it provides evidence that the structural fault existed at the end of the reporting period. It is an adjusting event despite of the fact that it was discovered after the reporting date. Obviously reporting date के तो बाद में ही आपको पता चलेगा, नहीं तो पिछले साल में ऐसे ही नॉर्मल अकाउंटिंग हो गया होता। फिर लिखा, the effect of the damage is recognized in the profit and loss statement. प्रायर पीरियड विल नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज ये करंट ईयर का ही कहानी है, पुराने साल का कोई एरर नहीं था। अब ये एरर वाला बात एकदम ऑनेस्टली आप एग्जाम में खाली एरर वाला बात आप इग्नोर मार सकते, अपने दिमाग में आएगा ही नहीं कि एरर वाला बात लिखना भी है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके दिमाग में एरर वाली बात लिखने के लिए आती है, आप लिख देना, क्योंकि डिस्क्लोजर ही तो है, नोट्स ही तो बना रहे हो, तो आप लिख देना। तो पहला नोट्स में खाली इतना ही लिखना था कि एडजस्टिंग इवेंट है वेयर हाउस का लॉस, उसका अकाउंटिंग हम लोगों ने पिछले साल माने 25-26 में कर दिया। इन्वेंट्री का डैमेज जो कि वाटर के सीपेज की वजह से हुआ, इट्स ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नो अकाउंटिंग इज टू बी डन। हाउएवर इसका डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमें कर देना चाहिए, तो वो हम लोग कर दे रहे हैं। मोटा मोटा अगर वर्ड में पढ़ें तो डैमेज ऑफ द इन्वेंट्री ड्यू टू सीपेज ऑफ रेन वाटर ऑफ ₹1 लाख occurred during 2025-26 is a non-adjusting event since the inventory was in good condition as on 31st March 2026. Hence no accounting has been done for the year 25-26. डिस्कस कर चुका था, इंस्टीट्यूट ने नोट भी बनाने बोला, तो नोट में आप इस तरह से लिखोगे। थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छा से कर देना, वर्ड बाय वर्ड तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा ही लिख पाओ। H Limited must disclose the nature of the event, that is rain damage to the inventory, and an estimate of the financial effect of ₹1 लाख का लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे एक तीसरा क्वेश्चन भी था कि अगर डैमेज स्ट्रक्चरल वाला रीजन से नहीं कोई और रीजन से हुआ होता तो क्या करते आप। द आंसर इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता, और जो मैं 333 का डिप्रीसिएशन मार करके बुक्स क्लोज कर चुका था वही करके मैं आ गया होता, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का जो डिस्क्लोजर मुझे देना रहता मैं दे दिया होता। मुझे एडजस्टमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं था। पढ़ते हैं, इफ द डैमेज टू द वेयरहाउस हैड बीन कॉज्ड बाय एन इवेंट occurred after March 2026 and was not due to the structural fault, then it would be considered, warehouse loss would be considered as a non-adjusting event, and as the warehouse was in good condition on 31st March 2026. So interesting सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। एज 10 पे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिप्रीसिएशन का कैलकुलेशन, इंपेयरमेंट का कैलकुलेशन को घुसा देने की वजह से थोड़ा प्रैक्टिकल टच भी आ गया। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब होप करो कि एग्जाम में ये आ जाए। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको बताया था कि मैंने नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन वही रखा है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में है। पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ो। द कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ ₹60 लाख टू अ कस्टमर, कस्टमर का नाम है SS LLP, ऑन 31 दिसंबर 2022। एक्स को 2 बोलूंगा। द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 1 month, हाउएवर समटाइम्स गोज अप टू 2 months। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द पेमेंट बाय 28 फरवरी 2023। ठीक है। However, no payment has been received till 31st March. ये बताता है कि कुछ प्रॉब्लम है। On 15th April, the sales department of the company became aware that the customer is passing through financial crisis and has major cash flow problems. तो 15 अप्रैल को ये कंपनी को पता चला, पर प्रॉब्लम पहले से था क्योंकि वो क्रेडिट पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया, उसके बाद भी महीना भर 2 महीना गुजर गया। तो परफेक्टली एडजस्टिंग इवेंट का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। बाकी और कोई क्लैरिटी अगर बाद में मिलता है तो देखेंगे।
द कंपनी हैज अग्रीड टू अलाउ द कस्टमर टू सेटल द डेट बाई 31 मार्च 2024, एक साल का ज्यादा टाइम मिला कस्टमर को, बाई विच द कस्टमर इज कॉन्फिडेंट कि कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। फाइन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंपेयरमेंट ऑफ डेटर का अकाउंटिंग नहीं होगा। आगे, द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% दैट इज यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैन बी रिसीव्ड अगेंस्ट एनी मनी लेंट आउट, येट इट अलाउड द कस्टमर इज इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पीरियड। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग इस तरह का सम इंड AS 109 में बहुत सारा बनाए हुए हैं। अब ये बोलता है कि भाई कस्टमर की हालत खराब है, कस्टमर से हम 60 लाख रुपया पाते थे, हम लोग कस्टमर को एक साल एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, आप एक साल के बाद पेमेंट कर देना, और हम लोग उससे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हो कि भाई 60 लाख रुपीस हम उससे पाते थे और हम उसको एक साल डेफरमेंट कर दे रहे हैं, और एक साल का पीरियड को सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है, और इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के इंटरेस्ट को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। और क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है तो डेटर्स का इंपेयरमेंट बनता है एज पर इंड AS 109, और इंड AS 10 भी बोलता है कि एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इंड AS 109 और इंड AS 10 का हवाला दे करके आप ये आंसर लिखोगे कि भाई डेटर अगर 60 लाख है और हम एक साल का उसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, एक साल बाद हमको 60 लाख मिलने वाला है, तो आज के दिन डेटर का फेयर वैल्यू PV करके निकाला जा सकता है। अगर 9% का इंटरेस्ट रेट है तो 60 लाख को अगर मैं 1.09 टू द पावर 1 से डिवाइड करूं तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 1.09 बनता है 55,04,587। अगर ये बनता है तो कहने का मतलब है कि एट दिस ईयर एंड मेरा डेटर 55,04,587 में लिखा जाना चाहिए, 60 लाख में नहीं। मुझे इंपेयरमेंट ऑफ डेटर का अकाउंटिंग करना चाहिए, और कितने का इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग हो रहा है अगर एग्जैक्ट अमाउंट में मैं जाऊं तो अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ कैलकुलेशन भी हो रहे हैं। 495,413 ये इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग होना चाहिए इस साल में, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। और फिर एक साल बाद अगर 60 लाख रुपया मिल जाता है, आप पहले इंपेयरमेंट लॉस टू डेटर कर दिए या टू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके लिख दिए, डेटर इंपेयर हो गया, बैलेंस शीट में डेटर 55 लाख में आ गया। मैं राउंड ऑफ में बोल रहा हूं 5 लाख रुपया का लॉस, हाँ एग्जैक्ट लिखेंगे एग्जाम में, पर अभी मैं राउंड ऑफ में बात कर रहा हूं तुमसे इसलिए कि 5 लाख का लॉस लिख दो, डेटर को 55 लाख में लिख दो। अब इस साल तो काम खत्म हो गया, अब अगले साल अगर हमको 60 लाख रुपए मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेटर इज कॉन्फिडेंट कि उसका कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमको 60 लाख रुपया वो दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया मिला 55 से 5 लाख 60 लाख रुपया, उस 5 लाख रुपया को इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इंटरेस्ट इनकम बोल करके रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह का डिस्कशन इंड AS 109 में हमने किया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन इन द डेटर एज डेटर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023। तो डिस्कशन हमने कर लिया। अब आइए इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा पढ़ते हैं। इंड AS 10 classifies an event as adjusting if it provides additional events of the conditions existing on or prior to the reporting date. In this case, additional information relates to evidence of impairment of a financial asset since the customer had financial difficulties prior to 31st March 2023. That means it is an adjusting event. वो यहाँ पे adjusting event का definition दिया है ये सजाने के लिए कि भाई ये एक adjusting event है, यहाँ पे लिखना भी चाहिए therefore we assume that या therefore we conclude that the event of impairment of debtor is an adjusting event, क्योंकि financial difficulty पहले से exist करती थी। तो एक लाइन आप अपने solution में और ऐड कर देना। अब आइए financial instrument का इंड AS 109 क्या लिखता है। वो बोलता है financial asset should be viewed at each reporting date for the evidence of impairment. Such evidence exists because the customer is expected to pay within the due date, लेकिन पेमेंट डेफर कर गया, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपेयर करना चाहिए। अभी ओरिजिनली क्रेडिट इंपेयर का बातचीत आपको लिखने का जरूरत नहीं है, खाली यहां से लिखना एन एंटिटी शेल मेजर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। क्योंकि पीवी फेयर वैल्यू अगर किसी भी एसेट का निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को फेयर वैल्यू बोला जाता है।
आपको इंडेस 109 में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, हर चीज का पीवी को फेयर वैल्यू निकाला, फेयर वैल्यू बोला जाता है, हर जगह पे हम लोगों ने ये काम किया है। तो उन्होंने वो सारा बात लिखा और फिर लास्ट में लिखा इंडेस 109 सेज दैट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस शुड बी डिस्काउंटेड टू द रिपोर्टिंग डेट, नॉट टू द एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट और सम अदर डेट यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। वो ठीक है, पीवी निकालने के लिए बोला, डेट का बातचीत किया, आप खाली इतना ही बोलोगे कि प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे फेयर वैल्यू मैंने निकाला। आगे, इन सच सर्कमस्टांसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी रीमेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, और ये आया प्रेजेंट वैल्यू 55,04,587। मैंने निकाला था ना, एग्जैक्टली वही है ना, 55,04,500, और ये इंपेयरमेंट लॉस 495,413। आइए देखते हैं। तो ये हुआ 55,04,587। उन्होंने साफ लिखा द डेटर शुड बी मेजर्ड एट 55,04,587 एज एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023, और 495,413 विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपेयरमेंट लॉस P&L। आप उसको बैड डेट भी नाम दे सकते हो, बट बेटर इज टू नेम इंपेयरमेंट लॉस। फिर देखो, अगले साल अगर हमको 60 लाख रुपया मिल जाता है तो 495,413 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो बढ़िया सम इंडेस 10 का नया सम इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया और हमने आपको क्लास में सॉल्व कराया। इसके बाद जो और सम्स हैं वो मॉड्यूल 2 में हैं, तो मॉड्यूल 2 का अगला लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमेशा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए अगर आपके पास नया स्टडी मॉड्यूल नहीं है तो, ठीक है। और उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन में फिगर वर्क होता है तो फिगर वर्क को अपने पेन पेपर पे सॉल्व करिए। जैसे दोनों सम में फिगर वर्क है, आपको पेन पेपर पे सॉल्व करना चाहिए। क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू, पिछला वाला सम में डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू, पिछला सम में 6 नंबर वाले में। तो ये कंप्लीट हुआ इंडेस 10 का क्लास, एडिशनल सम्स वाला। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच।